बात करेंगे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स की। प्रोविजनल कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी? मैम प्रोविजनल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि टेम्पररी नेचर के होते हैं, समझ रहे हो? तभी तो इनका नाम प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी बेसिस के जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोविजनल। अब देखो, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद तो बने, पर कंपनी ने बिजनेस चालू नहीं किया था, उसके बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है। मतलब मैम कंपनी तो है, एग्जिस्टेंस में है, पर यहाँ पे कंपनी ने अपना बिजनेस चालू किया, तो इस टाइम पीरियड के बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको हम प्रोविजनल कहते हैं। कंपनी लीगली एग्जिस्ट तो करती है, पर कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, XYZ लिमिटेड, it gets incorporated on 1st March, but it has started its business on 1st April. Then all the contracts which has been taken place between 1st March to 1st April, these are called provisional contracts. ठीक है जी, these are the contracts which have been made after the incorporation but before the commencement of business of company. ठीक है जी, hence these are called provisional contracts. These are called temporary conditional contracts. अब पढ़ो, made after the incorporation but before the commencement of business. Such contracts are called provisional in nature because these are temporary contracts. These become binding. Binding कभी हो तब होंगे, only after the company gets the right to commence the business. कंपनी को जब हक मिल जाएगा कि भाई आज से आप अपना बिजनेस काम धंधा चालू कर सकते हो, तब ये बाइंडिंग होंगे। मैम अगर ये केस हुआ कंपनी पे, कंपनी कभी बिजनेस चालू ही नहीं कर पाई, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी बाइंडिंग। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में कभी बाइंडिंग होंगे ही नहीं अगर कंपनी ने बिजनेस चालू ही नहीं किया। ये चीज़ लिखी हुई है, अगर कंपनी नेवर बिकम एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमेशा अनइन्फोर्सेबल रहेंगे, कभी चालू या वैलिड होंगे ही नहीं। टिल देन कंपनी कैन नॉट बी स्यूड ऑन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। एप्लीकेबल किस पे है? सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे जिसकी शेयर कैपिटल है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी है, जिस कंपनी की शेयर कैपिटल होगी उसी पे अप्लाई होंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट को अलग से कर लेना, बाकी हो गया। एक आपको डिफरेंस करवा देती हूँ फटाफट से, ताकि आप एक सुपर सॉलिड रिवीजन हो जाए। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग सबसे पहले तो मैम ये कौन? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले। ये कौन? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के तो बाद, पर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले। ये क्लियर है? टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बिफोर द कंपनी कम्स इनटू लीगल एक्जिस्टेंस। कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, हवाबाजी में बना दी है। यहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट तो करती है, पर कंपनी ने अपना बिजनेस चालू अभी तक नहीं किया। इन्फोर्सेबिलिटी, क्या इन्फोर्स कर सकते हैं भाई? कंपनी ना तो स्यू हो सकती ना स्यू कर सकती, बिकॉज कंपनी एग्जिस्टेंस पे थी ही नहीं जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग तभी होंगे जब कंपनी क्या करेगी मैम? जब कंपनी अपना बिजनेस को चालू कर देगी। कंपनी को लिखत में देना नहीं पड़ेगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ, कंपनी ने बिजनेस चालू कर दिया, तभी इन्फोर्सेबल हो जाएंगे। लायबिलिटी, प्रमोटर, भाई अगर कंपनी, समझ रहे हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, कंपनी एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, किसका गला पकड़ेंगे? प्रमोटर का। प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा अनलेस कॉन्ट्रैक्ट को हम अडॉप्ट कर ले। यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होगी अंटिल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक बिजनेस चालू नहीं होगा तब तक कंपनी लायबल नहीं होगी। यहाँ पे कंपनी दैट कैन एंटर इनटू, कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर आ सकती है मैम? बोथ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। जिसकी शेयर कैपिटल है, जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, वो सारी कंपनी ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स तो कर सकती है, पर प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी कर सकती है? सिर्फ वही कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है। इसका रीज़न क्या है? लॉ मेकर जाने। बेटा हर चीज़ का रीज़न ही होता। अब समझ रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी ही बना दी कि ठीक है हमारा मन करता है। अब इसका गवर्निंग लॉ क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका गवर्निंग लॉ क्या है? कंपनीज एक्ट। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर दे रखी है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दे रखी है। डन है? आगे रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर। भाई प्रमोटर ने इतना भला काम किया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर जितने भी उसने मेहनत करनी थी, मजदूरी करनी थी, सब चीज़ करी, फ्री में करी, कुछ दोगे नहीं उसको। रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर कह रहे हैं प्रमोटर ने अपनी इतनी वैल्यूएबल सर्विस को रेंडर किया कंपनी को फॉर्म करने के लिए, बट सिंस कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं तो कंपनी उसको कुछ दे ही नहीं पाएगी। उसका और कंपनी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ठीक है, द सर्विसेज आर रेंडर्ड सिंस द कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस द टाइम व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड। जब प्रमोटर ने इतना अच्छा मेहनत मजदूरी वाला काम किया, दिन रात कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए भागता था, अच्छा अच्छा आइडिया लेकर आता था कंपनी के लिए, तो कंपनी तो एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं उस समय, तो फिर क्या करे? प्रमोटर आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन एज अ मैटर ऑफ राइट। प्रमोटर को कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगी। फॉर रिसीविंग रेमुनरेशन मतलब उसको कुछ सैलरी टाइप या कुछ उसका मेहनताना टाइप कुछ देने के लिए प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। द प्रमोटर मस्ट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कि भाई अब तो लीगली एग्जिस्ट करती है, अब तो तेरा इनकॉर्पोरेशन भी हो गया, अब जो मैंने इतनी मेहनत करी थी उसके बदले मुझे कुछ दे।
ठीक है जी। कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्रमोटर के साथ अगर प्रमोटर को रेमुनरेशन चाहिए। अगर कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो प्रमोटर को कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगी। इन एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रमोटर कैन नॉट क्लेम रेमुनरेशन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है जी। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, इवन द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय प्रमोटर, जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी उसने खर्चे करे हैं बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो भी उसने खर्चे करे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में, वो भी वो रिकवर नहीं कर सकता अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। अनलेस उस चीज़ का कोई एग्रीमेंट हो, अनलेस उस चीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कंपनी उस चीज़ को कहा कि हाँ जो भी तूने खर्चे करे हम उसका रिम्बर्समेंट देंगे। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बातचीत है कि प्रमोटर ने इतनी मेहनत करी। आई एम एज्यूमिंग कि प्रमोटर अच्छा है, उसने कंपनी के बेनिफिट के लिए काम किया, बट प्रमोटर को कुछ नहीं मिलने वाला आफ्टर ऑल द बेनिफिट्स, जो भी उसने मेहनत करी है उसका कुछ नहीं मिलने वाला अनलेस एंड अनटिल कंपनी एग्रीमेंट में लिख के दे या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करे कि आपको रेमुनरेशन दी जाएगी। इवन दो उसने जो भी अपनी जेब से खर्चे करे हैं उसका भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला जब तक कंपनी नहीं कहती कि हम आपको देंगे। ठीक है जी। इवन इफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू प्रमोटर, कंपनी के आर्टिकल में उसने ना जानबूझ के चालबाजी दिखाई कि कंपनी पता नहीं देगी नहीं देगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे बाद में। तो एक काम करता हूँ चुपके से, जब कंपनी के मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डाल रहा हूँ ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट बेटा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी होता है। तो उसने कहा एक काम करता हूँ चुपके से ना कंपनी के आर्टिकल्स में डाल देता हूँ कि भाई प्रमोटर को तो पैसा मिलेगा। इट डज नॉट क्रिएट अ लीगली इन्फोर्सेबल राइट अनलेस सपोर्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड प्रमोटर्स। अगर आर्टिकल में चुपके से लिख भी दिया कि प्रमोटर को पैसा मिलेगा तब भी नहीं मिलने वाला जब तक कंपनी और प्रमोटर के बीच में कोई राइट कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है जी। अब कंपनी कहती है हम तो देंगे जी, ठीक है जी, अच्छी बात है। कैसे दोगे? कैश में भी दे सकते हो, कंपनी के उसको शेयर्स भी दे सकते हो, डिबेंचर्स भी दे सकते हो, या फिर मतलब ऐसा सिस्टम कि आधा कैश में ले लो, आधा शेयर में ले लो, आधा डिबेंचर ले लो, कैसा भी सिस्टम दे सकते हो अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो। एनी रेमुनरेशन पेड टू प्रमोटर मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। अब अगर आप जनता से पब्लिक से पैसे मांगने जाओगे तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अगर जनरल पब्लिक के पास जाओगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखना कि हमने अपने प्रमोटर को ये रेमुनरेशन दी है। अब बेटा कंक्लूजन पार्ट, तो कंक्लूजन पार्ट क्या कहता है? प्रमोटर ऐसा नहीं रेमुनरेशन ले नहीं सकता, पर कब लेगा? जब तक उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ ना बन पाए। और वो कब बनेगा? आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और जो रेमुनरेशन होगी वो उसकी प्रॉपरली डिस्क्लोज होगी। अगर वो सिर्फ आर्टिकल्स में लिख दे तो उसको नहीं मिलने वाली। वो मांगता रहे, उसके कोई खर्चे वगैरह हैं जो उसने पर्सनल लेवल पे इंकर करे थे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो भी नहीं मिलने वाले। कुछ नहीं मिलेगा जब तक देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रमोटर एंड द कंपनी। जब तक ये ना हो तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। ये बेटा कंक्लूजन पार्ट है। ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्वेश्चन आता है द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सएवर। आपको इस चीज़ पे कमेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ को डिकोड करना सीखो। जो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो वैलिड रहने वाला है, और जो एक बार अगर वो मुझे मिल गया तो कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कि भैया ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वैलिडिटी को कि ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इट कैन नेवर बी डिस्प्यूटेड ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सएवर। किसी भी ग्राउंड के ऊपर कोई भी हालात हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई ये नहीं कह सकता कि कंपनी जो है ये गलत कंपनी है, ये कंपनी को नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज़ है, कोई भी कंपनी के एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश करो। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन जो होता है कंपनी की फॉर्मेशन का सेकंड स्टेज है। ठीक है। पहले क्या होता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, और उसके बाद कंपनी का फॉर्मेशन होता है, विच मीन्स कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। इट इज़ द सेकंड स्टेज। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी को मेंटेन करने के लिए जो पर्सन होता है, जहाँ पे जिसके रजिस्टर में सारी कंपनीज के नाम होते हैं, जो कंपनी को COI दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, वो कंपनी का आरओसी होता है, दैट इज द कंपनी का रजिस्ट्रार। अब कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आरओसी के पास जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं मैम, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेरा पूरा एक चैप्टर है, समझाऊंगी। सेकंड, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चैप्टर है मेरा पूरा, समझाऊंगी। उस कुछ प्रिस्क्राइब फी के साथ, कुछ छोटे मोटे पैसों के साथ ये सारी चीज़ें आरओसी को फाइल करवानी पड़ेगी। आरओसी को लगता है सब कुछ बढ़िया है, रजिस्ट्रार को लगता है सब कुछ चंगा है, तो रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई एक बार हो गया तो वो आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि भाई आपकी कंपनी बनके हो चुकी है तैयार। ठीक है जी। अब एक बार अगर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो इसका मतलब क्या, कंपनी के पास पावर आ जाएगी बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी की। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर अलग। जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, जिस डेट, जो डेट उसके ऊपर मेंशन है, उस दिन से मेरी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगी। इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है वो सारे मैंने कंप्लाई करे हैं, सारी चीज़ें मैंने ड्यूली फुलफिल करी है, और अब कोई भी मुझे कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेकर चैलेंज नहीं कर सकता। इवन दो कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ माइनर डिफेक्ट्स भी हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार COI मिल गया तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र जो पावर होती है ना वो मेरे हाथ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कंक्लूसिव है, क्या इसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता? मतलब अगर एक बार आपके पास आ गया तब आपकी कंपनी को कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, बेशक आपने कंपनी फ्रॉडुलेंट वे में क्यों ना खोली हो। क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रियली इतना कंक्लूसिव है? तो बेटा इसका आंसर सुनो मैम, यस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। ये ऐसा एविडेंस है कि भाई कंपनी बन के हो चुकी है लीगली तैयार, कंपनी के भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। इवन दो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ इरेगुलरिटीज थी, बट अगर बेटा कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, सीधी सी बात है, आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप अपना पर्पस क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि भाई हम तो एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, और रियलिटी के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ड्रग्स की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आपने काम ही फ्रॉडुलेंट कर दिया तब तो आपको COI भी बचाने वाला नहीं है। तो पढ़ो, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस, नो डाउट आपके पास आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी कंपनी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, आपकी कंपनी लीगली वैलिड एग्जिस्ट करती है। सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट की आपने फुलफिल करी है रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में, और आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि उस दिन से आई है जो डेट आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन है। एक बार अगर मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, कोई भी कंपनी को क्वेश्चन नहीं कर सकता मेयरली कि कंपनी के बनने के टाइम पे कुछ इरेगुलरिटीज थी या कुछ भी ऐसी दिक्कतें थी। अब पोजीशन अंडर द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कहता है द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस इज रिस्ट्रिक्टेड। कंक्लूसिव एविडेंस तो है पर ये नहीं गारंटी कि भाई अब तो आपकी कंपनी का कुछ हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस नहीं है। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकता है, आपकी कंपनी का नाम ROC के रजिस्टर में से हटा भी सकता है। कब? अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है, आपने फैक्ट्स का सप्रेशन किया है, मटेरियल फैक्ट्स का सप्रेशन किया है, आपने कोई फ्रॉडुलेंट मीन से काम किया है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, फर्निशिंग फॉल्स, बेटा इसको फॉल्स कर लेना, और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकता है, बंद कर सकता है, आपकी कंपनी का नाम हटा सकता है। पर ये सब करने से पहले वो आपको अपनी बात रखने का एक मौका देगा, विच मीन्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। सो बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर, ट्रिब्यूनल आपको हमेशा मौका देगा कि आप अपनी बात रख सकते हो। तो मैम अब क्रक्स क्या है बेटा, क्रक्स ये है कि यस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, विच मीन्स अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई देन इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन इफ देयर आर सम प्रोसीजरल और क्लरिकल इरेगुलरिटीज। क्वेश्चन इज कि कंपनी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस। अगर कंपनी ये सब चीज़ें करके आगे बढ़ी है तो भाई ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वाइंड अप भी करेगा, नाम भी हटाएगा, पर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा। ठीक है जी। तो आप ये जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्या इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रियली कंक्लूसिव, तो यस इट इज कंक्लूसिव बट इट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस। ठीक है जी, समझ में आ गया आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी। चलो आगे, अब आगे टॉपिक यूज ऑफ स्पाइस एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय इट। स्पाइस और उसकी सर्विसेज क्या है, स्पाइस समझो। सबसे पहले स्पाइस का मतलब क्या होता है, स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, ये देखो स्पेसिफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। पहले क्या था,
पहले बेटा स्पाइस था, सिर्फ स्पाइस था, बाद में स्पाइस को रिप्लेस कर दिया स्पाइस प्लस ने। जैसे कि आईफोन होता है, फिर आईफोन प्रो होता है, फिर आईफोन प्रो मैक्स होता है। तो अपग्रेडेड वर्जन्स होते हैं ना, कि एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, ऐसी स्पाइस था, उसको रिप्लेस कर दिया स्पाइस प्लस ने। स्पाइस प्लस का पूरा जो फॉर्म है, फुल फॉर्म है, वो क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब उसके बाद देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो बेटा एमसीए है, पूरी कंपनीज एक्ट को कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? कंपनी के ऊपर जो हेड मिनिस्ट्री है वो कौन है? मैम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसने कहा हम एक नया फॉर्म बनाते हैं। हम क्या करते हैं जी? एक नया फॉर्म बनाते हैं कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का, कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एम ऑफ वर्ड EODB, विच मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो प्रमोट रहे। हमारा एम क्या है कि भाई बिजनेस करने में आसानी हो। उस एम को प्रमोट करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं जिसमें कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। ये इनिशिएटिव कब लिया? 2020 के अंदर। जो नाम था फॉर्म का वो क्या है? स्पाइस प्लस फॉर्म। फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इट एम्स टू प्रोवाइड 10 सर्विसेज। एक ही फॉर्म में आपको 10 तरीके की सर्विस मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बेटा? 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? दीज आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। सेकेंडली द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन्वॉल्व है। थर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तीसरा डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, लेबर की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इस फॉर्म के अंदर। मैम इन्वॉल्व का मतलब इनकी जो भी कंप्लाइंसेस होती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है, जिस चीज़ से मिनिस्ट्रीज डील करती है, वो सारी की सारी इस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर दी। ठीक है, अब स्पाइस प्लस क्या है? एक तरीके का बेटा इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाना। ठीक है, जैसे आप एक शॉप पे जाते हो, आपको सारा सारा चाइनीज़ एक बार में मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती है। तो इट इज़ इंटीग्रेटेड, हर चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगी। वेब फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो विद अ सिंगल विंडो, एक ही जगह पे हर चीज़ हो जाएगी फॉर मल्टीपल सर्विसेज। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स था उसने इसको लॉन्च किया था पहले स्पाइस को, और फिर स्पाइस प्लस ने इसको रिप्लेस कर दिया स्पाइस को, जो कि लॉन्च हुआ 2016 के अंदर। मतलब 2016 में स्पाइस आया, 2020 के अंदर स्पाइस प्लस रिप्लेस हो गया था। ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म विच ऑफर्स 10 सर्विसेज ऑफर करता है एक बारी के अंदर, जिसकी वजह से मेरा टाइम और मेरी कॉस्ट दोनों सेव होती है, और मेरा प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, और मेरा बिजनेस ईजिली स्टार्ट हो जाता है। ये जो फॉर्म है ये फैसिलिटी देता है कि मैं अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। कौन कौन सी कंपनी को? चाहे वो मेरी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे 1% कंपनी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, निधि कंपनी हो, कोई भी टाइप की कंपनी हो, प्राइवेट, पब्लिक, OPC, सेक्शन 8, प्रोड्यूसर, अनलिमिटेड, सारी कंपनी को मैं स्पाइस प्लस के फॉर्म के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। स्पाइस प्लस क्या कौन सी सर्विस ऑफर करता है? स्पाइस प्लस बेटा 10 सर्विस ऑफर करता है इन टोटल। कौन कौन सी? इसको हमने 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है, विच इज पार्ट 1 एंड पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ पर्सन विद अ फैसिलिटी फॉर द रिजर्वेशन ऑफ हिज नेम ऑफ अ न्यू कंपनी। भाई सबसे पहली चीज़, आज आप कोई भी कंपनी चालू करने वाले हो तो सबसे पहले आपको चाहिए नाम। आज आप एक स्कूल में भी जाते हो, सबसे पहले आपसे क्या मांगता है? आपका नाम। तो आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो पार्ट A करना, सबसे पहले अपना नाम रिजर्व कराओ कि जिस नाम से आप चाहते हो वो नाम आपके पास है भी या नहीं। आज अगर मुझे एज अ कंपनी FMC को रजिस्टर कराना, तो सबसे पहले मैं FMC नाम रजिस्टर करवाऊंगी, उसके बाद मैं आगे चलूंगी पार्ट B के अंदर। पार्ट B में मुझे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की सर्विसेज, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, MOA, AOS, सब चीज़ें डालो इसके अंदर। सेकंड, अलॉटमेंट ऑफ डिन। भाई अगर कंपनी के ऑनसेट पे हमें पता है मैम प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर मुझे चाहिए, तो डायरेक्टर ऐसी थोड़ी बन जाएगा। डायरेक्टर को एक यूनिक नंबर देना पड़ेगा विच इज कॉल्ड डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ रहे हो? आज आपके पास पैन नंबर है, आधार नंबर है, दैट इज योर यूनिक नंबर, जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए डिन होता है। अब बिना डिन के कोई भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो इसलिए साथ साथ में यहाँ पे डिन भी मिल जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ पैन, कंपनी के नाम का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ कंपनी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ EPFO मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है क्या, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनका PF कटता है। अब आगे जाके ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि PF होता क्या है, कैसे कटता है, पर ये साथ साथ में ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मैम यहाँ पे जो मिनिस्ट्री आई थी, अच्छा ये कनेक्ट हो गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी उसका एक काम था कि EPFO वाली सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। येस, अलॉटमेंट ऑफ टैन का नंबर क्या होता है? मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर मुझे सामने वाले किसी भी पर्सन का टैक्स काटना है, टैक्स कलेक्ट करना है,
तो मेरे पास टैन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी करता है कि एम्प्लॉयज़ का। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र के केस के अंदर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अगर मुझे कंपनी का बैंक अकाउंट खोलना है, अब मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते करवाते स्पाइस फॉर्म के थ्रू ही कंपनी का बैंक अकाउंट भी खोल सकती हूँ, और साथ साथ में GST नंबर भी। मैम काम धंधा चालू कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी तो लगेगा ना, तो बस साथ साथ में आप GST नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसी फॉर्म के थ्रू। तो इतना बढ़िया फॉर्म है, 10 सर्विस टोटल देता है। पहली पार्ट ए के अंदर नाम की सर्विस, और बाकी की 9 सर्विस आपके पार्ट बी के अंदर मेंशन होती है। अगर मुझे कोई क्रक्स में बोले कि मैम स्पाइस प्लस समझा दो, तो हमने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए स्पाइस प्लस चालू किया, विच मीन्स सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके अंदर कंपनी 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी गवर्नमेंट की। कौन कौन सी? MCA। सेकेंड हमारी कौन कौन सी इन्वॉल्व थी बताओ? डिपार्टमेंट। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। उसके बाद 10 सर्विस ऑफर करता है। परफेक्ट है ये चीज़। और कौन कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है? मैम प्राइवेट, OPC, प्रोड्यूसर, अनलिमिटेड, सेक्शन 8 और निधि कंपनी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकती है। अब उसके बाद अगर मुझे कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे होगा? मैम सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कंपनी का नेचर जानना है कि मेरी कंपनी किस टाइप की है। क्या मेरी प्राइवेट कंपनी है, क्या मेरी पब्लिक कंपनी है? तो पहले तो नेचर डिटरमाइन हो गया। सेकेंड चीज़, अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी चालू करने से पहले ये तो देख लो कि कंपनी का नाम क्या है। तो मैम मुझे अपने कंपनी का नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा ताकि कोई और मेरे से वो नाम ना ले ले, या फिर अगर किसी और का वो नाम है तो अपना नाम चेंज करूँगी, मैं वो नाम नहीं रखूँगी। तो मुझे अपना नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मैम MOA, मैम AOA, दोनों क्या होते हैं आगे पढ़ाऊंगी आपके। फोर्थ, सबमिशन ऑफ MOA AOA टू ROC। भाई सिर्फ अपने पास थोड़ी रखने हैं, ड्राफ्ट थोड़ी करने हैं, साइन थोड़ी कराने हैं। ROC को भेजो, ROC को भेज दिए। उसके बाद कंसेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर। जैसे मैंने आपको OPC का केस बताया था 1% कंपनी का, तो जो नॉमिनी था उसकी हमने कंसेंट दिलवाई थी। तो सिमिलरली इसी केस के अंदर भी आज कोई भी किसी को भी बैठ के डायरेक्टर नहीं बना सकता ना जब तक सामने वाला बंदा नहीं बनना चाहता। तो फिफ्थ केस के अंदर, फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे? हम सामने वाले पर्सन की कंसेंट ला के देंगे कि हाँ इसे कोई आपत्ति नहीं है, कंपनी का डायरेक्टर बनने को तैयार है। सिक्स, सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। आप साथ साथ में ये भी बताओगे जो जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन थे, कंप्लायंसेस थे, हमने सबकी फुलफिलमेंट करी है। सेवंथ, फी पेमेंट करो, स्टैम्प ड्यूटी जो है उसको पे करो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा अगर ROC सेटिस्फाई हो जाएगा। और नाइन्थ, डिक्लेरेशन फाइल करो अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बनने वाला है। मैम ये बाद में क्यों बेटा, आगे बताऊंगी आपको MOA वाले केस के अंदर कि आप अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ये बताना होता है ROC को कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का यहाँ खुलने वाला है। आपने पहले कंपनी बना दी पर आप अभी कंफ्यूज हो कि भाई ऑफिस कहाँ पे खोले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो, बाद में हमें बता देना कि कंपनी का ऑफिस आप कहाँ पे खोलोगी। ठीक है जी, आगे चलो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, प्रोसीजर, कि मैम पूरा प्रोसीजर फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले स्टेप 1, आप क्या करोगे बेटा? MCA वेबसाइट पर लॉगिन करोगे। ठीक है जी। जो एप्लीकेंट है जिसको अपनी कंपनी खोलनी है वो MCA पे अपना अकाउंट बनाएगा। अगर वो एग्जिस्टिंग यूज़र है तो अपने अर्लियर अकाउंट से खोल लेना, न्यू यूज़र है तो अपना नया अकाउंट वो क्रिएट कर लेना। स्टेप 2 में क्या है? आपको बेटा DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सारे सब्सक्राइबर के लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। आज आपको इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करना है तो आपके पास क्या होता है बेटा? DSC का ऑप्शन। OTP वाला बहुत पुराना हो गया कि नंबर कनेक्ट करो, नंबर पे OTP आएगा, OTP डालो, बहुत फ्रॉड होते थे। अब क्या होता है? सीधा DSC लगती है। तो डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है जी, सारे सब्सक्राइबर के। स्टेप 3, सबसे पहले क्या करोगे? अपने नाम को रिजर्व करोगे। नाम कौन सा? प्रपोज्ड नेम, जो नाम आप चाहते हो, दैट इज प्रपोज नेम को आप रिजर्व करना चाहोगे सबसे पहले। तो एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू मेक यूज ऑफ रन सर्विसेज। ठीक है, रन सर्विसेज का आपको रिजर्वेशन जो होता है ना नाम का, वो रन सर्विसेज के थ्रू होता है। मैम रन का मतलब क्या होता है? रिजर्व यूनिक नेम। रन, रिजर्व यूनिक नेम, आपका यूनिक नेम जो है उसको रिजर्व कर लो। तो एप्लीकेंट को रन सर्विसेज को यूज़ करके अपने नाम को रिजर्व करना है जब वो लॉगिन कर लेगा, और उसके बाद आपको अपने प्रपोज नेम को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मिनिमम अपने मैक्सिमम अपने 2 नाम देने पड़ेंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि भाई मुझे ये नाम चाहिए, अगर ये नहीं मिल पाता तो मुझे ये नाम चाहिए। ठीक है जी, 2 नाम आप देख सकते हो मैक्सिमम। जो आपका नेम है एक बार अगर अप्रूव हो गया तो वो 20 दिन के लिए, ठीक है, विल बी अवेलेबल फॉर
20 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब अगर आपका जो नाम है वो 20 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, आपको उसके अंदर येस और नो करना पड़ेगा कि आपने जिस नाम के लिए अप्लाई किया था ये नाम आपका ये है, अप्रूवल मिल रही है, आपको 20 दिन के लिए वो नाम खुला हुआ रहेगा, आपको उसके अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि बेसिकली पहले तो आपने अप्लाई किया कि भाई मुझे तो ये नाम चाहिए, मैं डाल रही हूँ मुझे FMC नाम चाहिए। ठीक है जी, अब मैंने डाला, अगर FMC नहीं मिल रहा तो मुझे फुल मार्क्स क्लासेस नाम दे देना। ठीक है जी, ये दोनों प्रपोज नेम मैंने क्या करा, रन सर्विसेज यूज करके डाल दिए दोनों नाम अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अंदर। जिस दिन मेरा नाम अप्रूव हो गया तो उसके 20 दिन का मेरे पास टाइम रहेगा, 20 डेज के लिए जो नाम है वो एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, इट इज़ एन ऑप्शन, एप्लीकेंट डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकता है स्पाइस ई फॉर्म के अंदर, जब मैंने आपको समझा के आई हूँ स्पाइस प्लस विद ऑल द डिक्लेरेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि भैया इस मेथड से ना जाके आप स्पाइस के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, अपना इलेक्ट्रॉनिक ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक MOA बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक AOA बनाओ। मैम ई क्यों बनाना है, नॉर्मल क्यों नहीं, नॉर्मल है तो फिर ROC के चक्कर काटो भाई, वहाँ पे जाके सबमिट कराओ, वो कहेगा अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, अभी ऐसा नहीं चलेगा, ये कमी है वो कमी है। इससे बेटर इलेक्ट्रॉनिकली बनाओ, इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करो, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। तो प्रिपेयर करो EMOA EAOA इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म के अंदर, INC 33 INC 34, INC का मतलब इनकॉर्पोरेशन 33, इनकॉर्पोरेशन 34 रिस्पेक्टिवली, और ये सारे के सारे आपके डिजिटली साइन होने चाहिए सारे सब्सक्राइबर के थ्रू। सब्सक्राइबर का मतलब क्या मैम, यहाँ पे सब्सक्राइबर का मतलब वो जो आपकी कंपनीज के शेयर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो लोग आपकी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो कंपनी के सब्सक्राइबर, वो उनके थ्रू ये साइन होने चाहिए आपके MOA और AOA। स्टेप 5 में क्या है, अप्लाई इन इंटीग्रेटेड ई फॉर्म स्पाइस। स्पाइस क्या है, इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म, क्यों, क्योंकि 10 सर्विस देता है। तो इंटीग्रेटेड ई फॉर्म स्पाइस 32 के अंदर, 32 में स्पाइस है, 33 में MOA, 34 में AOA। ठीक है जी, आप इसके अंदर अप्लाई कर दो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। कौन कौन से, एप्लीकेशन फॉर पैन नंबर, टैन नंबर, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रजिस्ट्रेशन अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड ESIC, ये सारी चीज़ें बेटा, ये जो सारी चीज़ें पार्ट B करवाया ना, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दो उसके अंदर। डिक्लेरेशन दो फॉर्म INC 9 के अंदर सब्सक्राइबर से कि जो भी हमने काम किया है सारे कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर दिया। कहाँ पड़ी थी, ये डिक्लेरेशन दे दो। उसके बाद डिक्लेरेशन दो DIR 2 के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये डिक्लेरेशन डायरेक्टर से दे दो भाई कि भैया हम कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कौन से फॉर्म में, DIR 2 में। कॉपी दो पैन, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द GST रजिस्ट्रेशन, साथ साथ में अपने आपको GST में भी रजिस्टर करवा लेना साइमल्टेनियसली, और वो कहाँ हो जाएगी, आपकी ई फॉर्म एजाइल के अंदर हो जाएगी। मैम एजाइल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपका होमवर्क गूगल करो फटाफट से, एजाइल की फुल फॉर्म क्या होती है। स्टेप 6, सब कुछ बढ़िया चंगा चला तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके हाथों में आ जाएगा, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, सारी डिटेल जो आपने प्रोवाइड करी थी वो आपको द ब्रह्मास्त्र चीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। एंड बताओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस बट नॉट द एब्सोल्यूट बट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस। ये समझ में आई लाइन क्या बोली मैंने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस बट इट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस। एब्सोल्यूट कंक्लूसिवनेस अब क्या है वो आप मुझे बताओगे कि मैम अगर हमने फैक्ट्स का सप्रेशन किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी, ट्रिब्यूनल क्या आएगा, माइंड अप करो नाम हटाओ, ये कर सकता है। अंडर हिज हैंड विच शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाया कि अगर आज मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो मैं शुरुआत से लेकर एंड तक क्या स्टेप फॉलो करूंगी। परफेक्ट है जी, समझ में आया आपको। चलो एक फटाफट से छोटा सा टॉपिक कर लो, विच इज सिन, विच मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन आया होता है इसलिए फटाफट से करा देती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, सिन नंबर क्या होता है। मैम जैसे आपके पास आधार कार्ड का आधार नंबर होता है, ठीक है जी, आपके पास पैन नंबर है, ऐसे ही कंपनी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो ROC होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, वहां पे कंपनी का सिन नंबर लिख कर देता है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज योर कंपनी। भाई इतनी सारी कंपनी है, ठीक है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, तो उसको कैसे पता कि आपकी वाली कंपनी की बात हो रही है जब तक आपको यूनिक नंबर ना प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी, सिन नंबर कहाँ मेंशन होता है, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर सिन नंबर मेंशन होता है जो कि रजिस्ट्रार आपको अलॉट करता है। ठीक है जी, उसके बाद सिन नंबर जो है 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि कंपनी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर है तो वो नंबर आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है कि इस नंबर का मतलब इस नाम का, ये फादर नेम का पर्सन जो है इस स्टेट के अंदर ऐसे रहता है, इसकी DOB ये है।
ठीक है जी। अब सिन नंबर को अगर मैं डिकोड करूँ तो देखो मैंने आपको इन्फोसिस का सिन लगा रखा है, ये उसका सिन नंबर है 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो कंपनी का बेटा लिस्टिंग स्टेटस दिखाता है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो एल दिखाएगा, अनलिस्टेड है तो यू दिखाएगा। ठीक है जी, एल या यू से आपका सिन नंबर होता है स्टार्ट होता है। जो नेक्स्ट 5 डिजिट होती है वो आपकी ये रही। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 लेटर्स है वो बेटा आपकी इंडिया की वो स्टेट दिखाएंगे जहां पे आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, के फॉर कर्नाटका, डीएल फॉर दिल्ली, तो जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है जिस स्टेट के अंदर वो स्टेट दिखाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 4 डिजिट है वो बेटा आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिफाइन करेंगे। लेट सपोज आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 2000, तो बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट 4 नंबर है 19181 की जगह वो आपका 2000 रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स होते हैं वो बेटा रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, कंपनी का स्टेटस। पीएलसी फॉर पब्लिक, पीटीसी फॉर प्राइवेट, एफटीसी फॉर फॉरेन, जीओआई फॉर गवर्नमेंट कंपनी, एनपीएल फॉर नॉन प्रॉफिट, लाइसेंस्ड कंपनी जो मेरी सेक्शन 8 कंपनी होती है वो वाली। और जब आपकी लास्ट 6 डिजिट्स होती है वो बेटा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसको रिवील करता है, जो कि आरओसी अपने हिसाब से देता है। तो ये सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक है सिन नंबर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी।